नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 21 अगस्त की सभी शिफ्टों का एनालिसिस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। अन्य संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी एवं दिनसा बाचा शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र 1885 में बोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। और दोस्तों, यह पॉइंट याद रखिएगा, पहले सत्र के अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी। पहले सत्र में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और यह पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जाता है पहले सत्र के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन, जिन्होंने ह्यूम को पहली सत्र की अनुमति दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सत्र कोलकाता में आयोजित किया गया था। उस समय कोलकाता को कलकत्ता के नाम से जाना जाता था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। और यह पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जाता है दूसरे सत्र के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था या अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ताजमहल एक सफेद संगमरमर का मकबरा है जिसे बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था या उनकी याद में बनवाया था। ताजमहल लंबे समय से अपनी असाधारण सुंदरता एवं स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। इसे यानी कि ताजमहल को 1982 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। पूछा जाता है ताजमहल को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, 1982 में। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है। ताजमहल का निर्माण 1631 में 17 हेक्टेयर क्षेत्र में शुरू किया गया था। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार हैं, याद रखिएगा, अहमद लाहौरी। इनका नाम काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? एक और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, और याद रखिएगा, बद्री नारायण जी के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बद्री नारायण को उनकी हिंदी कविता संग्रह, जिसका नाम था तुमड़ी के शब्द, के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वह वर्तमान में जीपी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद के निर्देशक हैं। वह एक प्रसिद्ध हिंदी कवि हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं, खुदाई में हिंसा, शब्द दियम और सच सुनो का दिन। इन तीनों के नाम काफी महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। इनमें से किसी का भी नाम पूछ लिया जाएगा और कहेगा इसके रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा, यह बद्री नारायण जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न था, महाबलीपुरम राष्ट्रीय स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम चेंगलपट्टू जिला तमिलनाडु में स्थित है। 7वीं ईस्वी में महाबलीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। साथ ही याद रखिएगा, किनारे मंदिर एवं रथ गुफा मंदिर महाबलेश्वरम में प्रसिद्ध स्थान है। और यह अधिकतर पूछा जाता है, रथ गुफा का तो पहले कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रथ गुफा कहां स्थित है। तो याद रखिएगा, महाबलेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न था, स्वराज की मांग पहली बार किसने की थी? तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग पहली बार की थी। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 में हुआ था। 1885 में A.O. ह्यूम और दिनसा बाचा के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवं सदस्य भी रहे हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में मांगा था और कोलकाता में यह दूसरा अधिवेशन था। वह 1886, 1893 एवं 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। वह महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के पहले भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं और गुरुओं में से एक थे। 1909 में महात्मा गांधी ने स्वराज्य की व्यापक व्याख्या की है। और यह भी पूछा जाता है कि स्वराज की व्यापक व्याख्या किसने की है? तो याद रखिएगा, 1909 में महात्मा गांधी ने।
अगला प्रश्न था वीरभद्र सिंह का जुलाई 2021 में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का जुलाई 2021 में निधन हो गया है। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री हैं। वह सोलन जिले के अर्की से विधायक थे। साथ ही याद रखिएगा, वीरभद्र सिंह 9 बार विधायक रहे हैं और 5 बार सांसद रहे हैं। इसके साथ ही वह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न था रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों रण उत्सव को ही कच्छ उत्सव कहा जाता है और यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। रण उत्सव गुजरात के कच्छ का एक शानदार त्योहार है। प्रत्येक वर्ष 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जाता है और इसे ही कच्छ उत्सव या रण उत्सव के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न था सैडलर आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1917 में सैडलर आयोग की स्थापना की गई थी। 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय ने अपनी स्थितियों में सुधार के लिए माइकल सैडलर को नियुक्त किया। 1917 से 1919 तक सैडलर ने सैडलर कमीशन का नेतृत्व किया, जिसने भारतीय शिक्षा की स्थिति को देखा। अगला प्रश्न था लाइफ इन द क्लॉक टॉवर वैली पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह पुस्तक शकूर राथर जी की है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, लाइफ इन द क्लॉक टॉवर वैली। दिल्ली के कश्मीरी पत्रकार शकूर राथर ने अपना पहला उपन्यास लाइफ इन द क्लॉक वैली शीर्षक से लिखी है। उपन्यास कश्मीर के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच यात्रा करता है। और साथ ही याद रखिएगा, यह पुस्तक स्पीकिंग टाइगर बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न था पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों फ्रैंकोइस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी। पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसियों की राजधानी थी। और यह लाइन याद रखिएगा, भारत में अगर पूछा जाए फ्रांसीसियों की राजधानी क्या थी तो याद रखिएगा पांडिचेरी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। फ्रांसीसियों ने आंतरिक व्यापार के लिए तांबे के सिक्के जारी किए और दक्षिण भारत में व्यापार के लिए गोल्ड पैगोडा जारी किए और दोनों का निर्माण पांडिचेरी में ही किया जाता था। फ्रांसीसी व्यापार के लिए भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीय थे। तो यह भी पूछा जाता है भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीय कौन थे? तो याद रखिएगा फ्रांसीसी। 1667 में सूरत में पहला फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया गया था। यह दोस्तों जितना भी मैं डिटेल्स बता रहा हूं अपने आप में हर एक प्रश्न की तरह है। अगला प्रश्न था भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य असम है। भारत में असम राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। असम अपनी असम चाय एवं असम रेशम के लिए जाना जाता है। कमरूप असम का पुराना नाम है। पूछा जाता है असम का पुराना नाम क्या है? तो याद रखिएगा कमरूप। असम भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके अलावा याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है मुजली असम में ही स्थित है। अगला प्रश्न था अमर सिंह फाटक कहां स्थित है? तो दोस्तों यह आगरा के किले में एक द्वार का नाम है अमर सिंह फाटक। अमर सिंह राठौर मारवाड़ राज्य की प्रसिद्ध राजपूत थे। वह 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी थे। आगरा के किले का एक द्वार बुखारा द्वार है या जिसे अमर सिंह फाटक के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। राज्य में साल भर में 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं, रबी, खरीफ एवं जायद। और अपने मध्य प्रदेश में भी यही 3 उगाई जाती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य याद रखिएगा पश्चिम बंगाल है। गेहूं का वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है एवं भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। और चारों से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? यह प्रश्न दोस्तों तीसरी बार रिपीट हो रहा है मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। 1970 में भारत में श्वेत क्रांति सबसे बड़े डेयरी विकास आंदोलन में से एक है। भारत में मिल्कमैन के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर कुरियन को ही जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों एन.के. सिंह जी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं।
वह योजना आयोग के पूर्व सदस्य रहे हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो संविधान के अनुच्छेद 280 द्वारा अनिवार्य है। यह भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, याद रखिएगा, वित्त आयोग। फिर पूछा गया था बायोफाइटा को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों बायोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न था आंख के पीछे जो रेशेदार नसें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें केंद्रीय रेटिना सिरा कहा जाता है। अगला प्रश्न था आपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने आपेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न था श्वास संबंधी रोग कौन सा है? तो दोस्तों अस्थमा का रोग श्वास संबंधी रोग है। अगला प्रश्न था कर्मा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों कर्मा उत्सव अगस्त महीने में मनाया जाता है। कर्मा उत्सव भारत में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध शरद त्योहारों में से एक है। यह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जनजातियों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है या मनाया जाता है। यह त्योहार पेड़ लगाने और मुख्य रूप से गौड़ और बैग जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कर्मा उत्सव किस तरह मनाया जाता है? तो दोस्तों यह पेड़ लगाने का उत्सव होता है। अगला प्रश्न था वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दोस्तों 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर भारत पहुंचा था। वह 8 जुलाई को भारत में पहली बार यूरोपीय यात्रा करने निकला था। वास्को डी गामा अपनी यात्रा के दौरान मोजाम्बिया, मोबासा एवं मालिंदी में रुका था। अगला प्रश्न था खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। खजुराहो स्मारक भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिर अपनी नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। पूछा जाता है खजुराहो के मंदिर किस शैली पर बने हैं? तो याद रखिएगा नागर शैली के मंदिर हैं। खजुराहो में हिंदू मंदिरों एवं जैन मंदिरों का समूह है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। और यह भी काफी पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो याद रखिएगा चंदेल वंश के शासकों ने। और चंदेल वंश के शासकों की राजधानी महोबा थी और कुछ समय के लिए खजुराहो भी चंदेल वंश की राजधानी रही है। खजुराहो के सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे बड़े शिव मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर द्वारा कराया गया था। पूछा जाता है खजुराहो मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो कंदरिया महादेव मंदिर। और पूछा जाता है इसका निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा विद्याधर ने। खजुराहो के मंदिर विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों भारतीय वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। और निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारतीय वित्त मंत्री हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों यह पुरस्कार अनुराधा रॉय को मिला। अंग्रेजी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा रॉय के लिए दिया गया। यह पुरस्कार उनके उपन्यास जिसका नाम था ऑल दी लाइव्स बी नेवर लिव्ड के लिए उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस उपन्यास का नाम भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। ऑल दी लाइव्स बी नेवर लिव्ड किसने लिखा है? तो याद रखिएगा अनुराधा रॉय ने। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लावा से बनती है? तो दोस्तों काली मृदा लावा से बनती है। और काली मृदा ही दोस्तों कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। पूछा जाता है कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो काली मृदा। काली मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह आग्नेयी चट्टान की लावा की अपक्षय और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इस लावा के ठंडे होने से बनती है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। अगला प्रश्न था भारत कोयला कहां निर्यात करता है? तो दोस्तों नेपाल और बांग्लादेश के लिए कोयला निर्यात करता है भारत। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो याद रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम ने उन्हें मार्च 1505 में भारत के लिए विजित क्षेत्र का वायसराय बनाया। विजित यानी जिन पर पुर्तगालियों का राज्य था। मोवर्स के खिलाफ युद्ध में उनकी उपलब्धि के कारण अल्मीडा ने उनको वायसराय बनाया था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था गौतम बुद्ध ने, यहां मिसप्रिंट थोड़ी, बोध गया था। बोध गया में कौन सा सप्ताह बताया था? तो दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध ने बोध गया में तीसरा सप्ताह व्यतीत किया था। महाबोधि मंदिर के परिसर में उन 7 स्थानों को प्रमुखता के साथ चिन्हित किया गया है जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात आगामी 7 सप्ताह व्यतीत किए थे। और तीसरा सप्ताह याद रखिएगा बोध गया में किया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने
दूसरा सप्ताह जिस वृक्ष के नीचे बिताया था उस बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी का पेड़ आज भी मौजूद है। महाबोधि मंदिर का उत्तरी भाग चंकामाना के नाम से जाना जाता है और इस स्थान पर गौतम बुद्ध ने निर्माण के बाद तीसरा सप्ताह बिताया था। याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथों में ज्ञान की प्राप्ति को निर्माण कहा गया है और साथ ही देह त्याग के लिए महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो पूछा जाता है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देह त्याग या मृत्यु को क्या कहा गया है, तो दोस्तों उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखिएगा, अगर ग्रामीण क्षेत्र पूछा गया है तो इसका सही जवाब था फैजपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर 1936 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र के जलगांव जिले में फैजपुर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न था, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कब और कहां स्थापित किया था? तो याद रखिएगा, 1503 में पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। और अगर पूछा जाता कहां किया था तो कोचीन इसका सही जवाब था। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में कोचीन में की गई थी और दूसरी फैक्ट्री की स्थापना 1505 में की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, कॉफी के लिए कौन सी जलवायु और मिट्टी सबसे उत्तम होती है? तो दोस्तों समशीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है कॉफी की खेती के लिए। कॉफी के अच्छे उत्पादन के लिए कार्बन पदार्थों से भरपूर दोमट मिट्टी सबसे उपयोगी होती है। कॉफी के पेड़ को लगाने के लिए या उगाने के लिए महत्वपूर्ण परिस्थितियां समशीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय जलवायु की उपस्थिति होती है, जहां ठंड नहीं होती, पर्याप्त धूप होती है एवं प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न था, 1986 में कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब था हम्पी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। हम्पी कर्नाटक के उत्तर में एक मंदिर शहर है। ऐतिहासिक विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी थी, याद रखिएगा। हम्पी को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न था, टेस्ला किसकी इकाई है? तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है टेस्ला। अगला प्रश्न था, पौधे मिट्टी से सबसे ज्यादा क्या अवशोषित करते हैं? तो दोस्तों पौधे मिट्टी से पानी एवं खनिज पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न था, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप सभी जानते हैं मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न था, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका नाम है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन के पाचन में सबसे सहायक एंजाइम होता है। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट्स के माध्यम से मिल सके हैं। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक भी अथर्व अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।